Hello, my dear students. This is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. So हम लोग क्या कर रहे थे हीट ट्रांसफर इन नेचर। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 और 2 आपकी वीडियो जो है अपलोडेड है, तो आप क्लास 7 की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और ये आपकी पार्ट 3 की वीडियो है। ओके, तो पार्ट 3 आपके स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है ना। अब हमारा 7.3 तक का हम लोग का टॉपिक कंप्लीट था। अब हमारा टॉपिक है 7.4। वो क्या है? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल तो आप लोग सभी को ही जानते ही होंगे, है ना। कैसे आपका जो वाटर है ऊपर जाकर क्लाउड फॉर्म करता है, वही क्लाउड फॉर्म होके फिर देन रेन बनकर नीचे आता है और ओशंस में फिर से भर जाता है और फिर वही इवोपोरेट होके ऊपर जाता है। तो यही जो साइकिल आपका होता चला चला जाता है। वाटर जो है आपका इसमें रिप्लेनिश होते रहता है। ठीक है, वाटर जो है आपका, जितना वाटर आपका इवोपोरेट होता है उतना ही आपका नीचे आ जाता है। मतलब जितने भी टोटल वाटर आपका अर्थ में था वो टोटली आपका कंजर्व हो जाता है थ्रू वाटर साइकिल। तो इसको आज हम लोग देखते हैं इसका डिटेल। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। नाउ, आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा क्यूरियोसिटी में, क्या कि वाटर जो है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, है ना। वो तीनों स्टेट्स क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के फॉर्म में आइस बना रहता है, लिक्विड के फॉर्म में वाटर रहता है, एंड देन गैसियस के फॉर्म में क्या होता है? वेपर बन जाता है, वाटर वेपर। ओके, तो इन तीनों स्टेट्स में वाटर जो है आपको नेचर में मिलेंगे, है ना। एज अ लिक्विड इट फिल्स द ओशन, रिवर्स एंड लेक्स ऑन द अर्थ। लिक्विड के फॉर्म में वो ओशंस में होते हैं, रिवर और लेक्स में होते हैं। ठीक है, और एज अ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वो क्या बनाते हैं? इट फॉर्म्स स्नो, आइस सीड्स एंड ग्लेशियर इन द माउंटेन्स एंड द पोलर रीजन्स। सॉलिड के फॉर्म में क्या-क्या बनाते हैं? वो स्नो बनाते हैं, वही जो आपका वाटर है वो स्नो बन जाता है, आइस शीट बन जाता है। माउंटेन एरिया में आपके ग्लेशियर्स बन जाते हैं और पोलर रीजन्स में भी आपके ग्लेशियर्स रहते हैं। ठीक है? और एज़ अ गैसियस स्टेट ये किसी कैसे एग्जिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके? इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। आपका वाटर वेपर कहाँ प्रेजेंट होता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ओके, नाउ ड्यूरिंग समर्स some of the snow and the ice gets converted to water due to the sun's radiation। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में रेडिएशन के बारे में पढ़ा था, है ना। तो वही सन के रेडिएशन से क्या होता है? हीट ट्रांसफर होता है। तो वो हीट ट्रांसफर सिर्फ ह्यूमन बॉडी को ही थोड़ी ना हीट मिलता है, प्लांट्स को भी मिलता है और भी जितने भी आपके एनवायरनमेंट में है, आपके सराउंडिंग में है, सभी को हीट ट्रांसफर होता है। ओके, तो इसी सन के रेडिएशन से क्या होता है? वो स्नो जब जब समर आता है तब स्नो और आइस जो है वो पिघलकर वाटर बन जाता है। ओके, और फ्लो करके वो फ्लो डाउन एज रिवर, रिवर में आ जाता है और अल्टीमेटली इनटू द ओशन। नाउ द मेल्टेड आइस इज रिप्लेनिश्ड बाय फ्रेश स्नो ड्यूरिंग विंटर्स। अब ये जो आइस मेल्ट हुए हैं, मतलब उतना आइस आपका खत्म हो गया, तो वो कैसे रिप्लेनिश होगा? ठीक है, उसको कैसे रिकवर किया जाएगा? तो वो कैसे रिकवर होता है? जब जब विंटर आती है, ठीक है, जब ठंड के मौसम आती है तो फिर क्या होता है? स्नोफॉल होने लगता है। तो वही स्नो मिल करके जम करके टुगेदर दे फॉर्म द आइस। तो ये मेल्टेड आइस इस तरह से रिप्लेनिश हो जाते हैं। ओके, नाउ वाटर इन द ओशन, रिवर्स, लेक्स गेट्स हीटेड ड्यू टू द सन। वाटर जो भी रहते हैं ओशंस में, लेक्स में, ये सारे हीट हो जाते हैं। किसके वजह से? सन के वजह से। सन क्या करता है? सन अपना रेडिएशन देता है, वो हीट देता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट इट एवापोरेट्स एज वाटर वेपर। इस तरह से क्या होगा? जब वाटर जब हीट हो रहा है तो वो क्या करेगा? एवापोरेट करेगा, है ना। एवापोरेट करता है। एवापोरेशन कब होता है? बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रहेगा तब वो क्या होगा? एवापोरेशन होगा। अगर 100 डिग्री और 100 डिग्री से ऊपर हो गया तो वो क्या किस में आ जाएगा? वो
बॉइलिंग हो जाएगा, वाटर का क्या हो जाएगा? बॉइलिंग हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंसेस है। नाउ वाटर जो है आपका इवेपोरेट करके वाटर वेपर बना रहा है। नाउ वाटर आल्सो इवेपोरेट्स फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है? जो भी ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें जो वाटर होते हैं, वो भी इवेपोरेट होते हैं। ठीक है? और उस इवेपोरेशन के उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। जो आपका ओशंस और लेक्स से इवेपोरेट हो रहा है, वो आपका इवेपोरेशन कहला रहा है। ठीक है? तो इनसे भी जो भी वाटर एवापोरेट हो रहे हैं वो ट्रांसपीरेशन हो रहा है और बाकी जो आपके वाटर बॉडीज हैं उनको एवापोरेट होके वहां पे हीट जनरेट हो रहा है तो का एवापोरेशन हो रहा है। तो ये सारे मिलके सब कहाँ जा रहे हैं? आपके क्लाउड्स में जा रहे हैं। ठीक है? व्हेन वाटर वेपर राइजेस अप इट कूल्स डाउन एंड कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स। जब ये ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, जितने भी वाटर वेपर है, और ये क्या करते हैं ऊपर जाके यहाँ पे आके वो ठंडे हो जाते हैं और वो क्लाउड्स में कंडेंस करने लगते हैं। ठीक है? कंडेंस करके वो क्लाउड्स बना देते हैं। ओके? नाउ द क्लाउड्स ब्रिंग रेन, स्नो एंड हेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड precipitation। यही क्लाउड्स जब बन गए बहुत ज्यादा, ये भारी हो जाता है, हेवी हो जाता है, तो ये फिर आपका नीचे फिर मतलब रेन के फॉर्म में या फिर स्नो के फॉर्म में या फिर हेल यानी कि ओला वगैरह के फॉर्म में वो नीचे आने लगते हैं, मतलब अर्थ पे। तो जब वो नीचे आते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। ओके? तो आपका एवापोरेशन में क्या क्या प्रोसेस हो गए? एक हो गया इवेपोरेशन हो गया, सॉरी वाटर साइकिल में आपका क्या-क्या प्रोसेस हो गए? इवेपोरेशन हो गया पहला, दूसरा आपका ट्रांसपीरेशन हो गया, ये दोनों मिलके इवेपोरेट होके ऊपर गए। देन आपके क्लाउड्स में क्या हुआ? सारे इवेपोरेटेड वाटर जो थे वो कंडेंस होके क्लाउड्स फॉर्म किए। देन वहां पे आपका कंडेंसेशन हुआ और कंडेंसेशन के बाद आपका क्या हुआ? पर्सिपिटेशन हुआ, यानी कि जब क्लाउड जो आपका बहुत ज्यादा हेवी हो गया तो वो रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में या फिर हेल के फॉर्म में वो नीचे आ गए धरती पे, अर्थ पे। उस प्रोसेस में क्या हम लोग बोले उसको? प्रेसिपिटेशन। ठीक है? तो ये चारों प्रोसेस आपके वाटर साइकिल में होते हैं। These process include water cycle. Okay. Now the continuous movement of water upward as water vapor and downward through precipitation, passing through soil, rocks, and plants, and finally returns to the water bodies is called water cycle. ये जो आपका कंटिन्यूअस मूवमेंट है, ठीक है, ऊपर जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, एंड नीचे आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ थ्रू precipitation। तो यही और किससे पास हो रहा है? पास हो रहा है सॉइल से, रॉक से, प्लांट से, और फाइनली टू द रिटर्निंग टू द, और फिर लास्ट में फिर सारा पानी जब आपका बारिश होता है तो बह के फिर कहाँ जाता है? या तो किसी नदी में चला जाता है या फिर बड़ा बड़ा ओशंस वगैरह में चला जाता है। ठीक है? रिवर या ओशन में। तो फाइनली वो कहाँ रिटर्न होता है? अपने वाटर बॉडीज में चला जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? इस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर को कहते हैं वाटर साइकिल। ओके? Now, thus, water cycle helps in redistributing, replenishing water in river, lakes and ocean. ठीक है? वाटर साइकिल क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर। जैसे आपका पूरा एरिया में वाटर है, ठीक है? कहीं जैसे मान लो कि आपका इधर वाटर ज्यादा है, इधर कम है, ठीक है? और इस जगह में इतना है, इस तरह से कर करके वाटर है, ठीक है? तो ये वाटर साइकिल अब सारा ऊपर जाएगा, क्लाउड्स बन के फिर नीचे आएगा, तो ये सब जगह पे बारिश होगा, ठीक है? और सभी जगह में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाटर, ठीक है? और इसी तरह से वाटर जो है रिप्लेनिश भी होता है, ठीक है? कहाँ? रिवर में, लेक में और ओशियन में। तो वाटर साइकिल किस में हेल्प कर रहा है? इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग एंड इन री रिप्लेनिशिंग। ठीक है? चलो, it also serves to conserve the total amount of water on earth। ये क्या सर्व करता है? It also conserve the total amount of water। जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर आपका इवापोरेट होता है, ठीक है, वही अमाउंट में सारा वो रेन बन के, स्नो बन के, इन द फॉर्म ऑफ precipitation, by the process of precipitation वो नीचे भी आ जाता है आपके अर्थ में। तो इस तरह से आपका
कंजर्वेशन हो रहा है वाटर का, ठीक है? तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है इस तरह से कंजर्व हो जाता है। कैसे? थ्रू वाटर साइकिल। ओके, नाउ रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्लोज इनटू पॉन्ड्स। जो रेन वाटर जो आपके सरफेस में आते हैं अर्थ में, वो धीरे-धीरे बह के नदी, नाले, तालाब कुछ भी हो, उसमें चले जाते हैं, ठीक है? बड़े-बड़े ओशंस में चले जाते हैं और बहुत सारे जो है ग्राउंड के अंदर सीप हो जाते हैं, मतलब ग्राउंड में वो रिस जाते हैं, नीचे चले जाते हैं ग्राउंड में। ओके? चलिए, अब क्या है, तो वो था आपका वाटर साइकिल। अब आपको यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में जानना है। कौन है वो साइंटिस्ट? वाराहा मिहिरा। ओके, वाराहा मिहिरा was an astronomer and mathematician। ये वाराहा मेरी मिहिरा कौन थे? एस्ट्रोनॉमर थे और एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, कब के थे वो? 6th सेंचुरी सीई। सीई स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा। ओके, 6th सेंचुरी कॉमन एरा के वो एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। और वो कहाँ के थे? उज्जैनी, जो कि आज के टाइम में उज्जैन है। कहाँ है उज्जैन? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब इनका क्या था? हिज इन हिज वर्क ब्रह्म बृहत संहिता, बृहत संहिता, ठीक है, ये एक बुक है। ठीक है, ये इनका वर्क है। क्या है? बृहत संहिता। ही गेव मेथड्स फॉर प्रिडिक्टिंग सीजनल रेनफॉल। इस बुक में, इस वर्क में इन्होंने क्या बताया? कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो सीजन के समय जो रेनफॉल होता है ना, वो कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो? इन्होंने एक मेथड बताया। ही गेव अ मेथड। His predictions of seasonal rainfalls were based on the factors such as cloud formation, wind patterns, position of stars and moon, and other natural phenomena। इनका प्रेडिक्शंस जो था सीजनल रेनफॉल का, वो किन किन फैक्टर्स पे बेस्ड था? जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन को देख करके और विंड पैटर्न्स को देख करके, पोजीशन ऑफ स्टार्स आपका कैसे है, मून किधर है, पोजीशन उनका कैसा है, और भी बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना को देखकर वो बता लेते थे। ठीक है, जैसे आज अभी वेदर रिपोर्ट खोलते हो ना फटाफट से, तो आपको तुरंत से मिल जाता है कि आज इतना बजे बारिश होगी, इतना बजे धूप निकलेगा, तो नेक्स्ट डे आपका जो है बिल्कुल सनी डे रहेगा। ठीक है, और उसके नेक्स्ट डे आपका रहेगा क्या? पूरा बढ़िया से एकदम पानी पड़ने वाला है, मूसलाधार बारिश होने वाली है। तो ये चीज़ उस समय तो नहीं थी आपकी। तो उस समय इन्होंने अपने बृहत संहिता बुक में ये सब चीज़ बताया था कि हाउ टू प्रेडिक्ट सीज़नल रेनफॉल, ठीक है? एंड these rainfall the seasonal rainfall was were based on the factors like, and his predictions of seasonal rainfall were based on the factors like cloud formation, wind patterns, position of stars। ओके, इस तरह से आप लोग ध्यान देना। ओके, नाउ you may have seen people drawing water from wells or hand pumps। आप लोग देखे होंगे कि पीपल क्या करते हैं, आप लोग भी हैंड पंप्स, या तो आपके घर में वेल होगा या फिर हैंड पंप होगा, वो सब तो आपका मोटर लगा रहता है, ठीक है, लेकिन होता है सभी के घर में। तो क्या होता है? पीपल यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम देम। नाउ ये जो वाटर आपका है, ये कहाँ से आता है? ये वाटर वही वाटर है जो आपका ग्राउंड जो है वो सीप कर लेता है। जब आपका बारिश होता है, कुछ होता है, तो वो फिर सीप करके अंडरग्राउंड में चला जाता है और वही अंडरग्राउंड से हम लोग क्या करते हैं? वाटर को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम वेल्स और हैंड पंप्स। नाउ हाउ डज वाटर सीप थ्रू द सरफेस ऑफ अर्थ? अब कैसे जो वाटर है आपका सीप करता है, ठीक है, थ्रू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये चीज हम लोग अभी देखेंगे, सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक एक्टिविटी करेंगे। यहाँ तो आपको एक्टिविटी ही एक्टिविटी करने को मिलेगा भाई, क्योंकि ये साइंस है। चलिए, अब क्या है, आपको एक्टिविटी करने के लिए क्या लेने होंगे? 3 ट्रांसपेरेंट यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स ले लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, बिसलैरी का बॉटल आपको मिल गया, 3 को ले लीजिएगा।
तीनों को एक स्टैंड पर रख लीजिएगा, ट्राइपॉड स्टैंड टाइप का हो तो, ठीक है? और उसके नीचे एक बीकर डाल दीजिएगा, ठीक है? Cut them in the middle and make a small hole in the cap of the each bottle. इसके बीच में आप लोग क्या करोगे, छोटा-छोटा होल कर दोगे, ओके? और इसको हाफ फिल कर दोगे और इसको उल्टी पोजीशन में रख देना, इसको हाफ में कट कर देना। देन आपको क्या करना है, आपको थोड़ी-सी क्ले इसको हाफ फिल करना है, क्ले से एक बॉटल को, दूसरे बॉटल में सैंड फिल करना है और तीसरे में ग्रेवल फिल करना है। क्ले, सैंड और ग्रेवल होता क्या है भाई? क्ले जो आपका चिकनी मिट्टी जो कीचड़ जिससे पूरा एकदम होता है ना, वो ऐसा चिकनी मिट्टी जो क्ले जैसा बनता है, जिससे क्ले से हम लोग बनाते हैं ना कुछ भी मॉडल वगैरह, तो उसी टाइप का चिकनी मिट्टी होता है, वो होता है क्ले। और सैंड आपका हो गया बालू टाइप का रेत, और ग्रेवल जो है वो थोड़ा-सा पथरीला हो जाता है, मतलब पत्थर-पत्थर टाइप का, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ आप लोगों को ले लेना है और इस तरह से सेटअप आपको तैयार करना है, ओके? अब क्या करना है, यहाँ बीकर आप लोग लगा लोगे और 200 और 200 ml ऑफ वाटर सारे बॉटल्स में आप फिल कर दोगे। ओके? देन आपको क्या करना है भाई? अब आपको करना है प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ईच बॉटल। अब इस बॉटल में जो आपका ये तो जितना पानी आप लोगों ने फिल किया है 200 ml, ये तो धीरे-धीरे करके इसमें गिरेगा क्योंकि हम लोग इसमें छेद किए थे, है ना? तो आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि किसमें जो है पानी आपका जल्दी आ जाता है, ठीक है? पानी का सीपेज हो रहा है यहाँ पे, तो किसमें जल्दी हो रहा है, ठीक है? फास्टर। अब आपको देखिए यहाँ पे आपको कंपेयर करना है अमाउंट ऑफ वाटर दैट कम्स थ्रू द ईच बॉटल। तो आप यहाँ पे टेबल को रिकॉर्ड करना है आपको। तो आपको बॉटल 1 में जो कि अब आपका क्ले था, बॉटल 2 में सैंड था, बॉटल 3 में ग्रेवल था। तो क्या हो रहा है, सीपेज ऑफ वाटर हमारा प्रेडिक्शन है, वही हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम लोग तो सही प्रेडिक्ट करेंगे भाई। इतना तो इतना तो हमें भी पता है। क्ले में क्या होगा, जो चिकनी मिट्टी होगी वहाँ पे बहुत धीरे-धीरे पानी आपका रिसेगा, ओके? नीचे आएगा। देन सैंड में इससे स्लोअर रहेगा, ठीक है? और आपका ग्रेवल में कंपैरेटिवली सबसे फास्ट रहेगा, ठीक है? तो यही आपका ऑब्जर्वेशन भी होगा, आप जब कंपेयर करोगे तीनों को, तो सबसे ज़्यादा जल्दी पानी आपका जो है नीचे आ जाएगा किसमें? ग्रेवल वाला, यानी कि जो पत्थर टाइप का जो था वो। और फिर उसके बाद किसमें आएगा पानी आपका? सैंड वाले में आएगा। एंड देन पूरा पानी आपका क्ले वाले में सबसे लास्ट में आएगा, ओके? तो हम लोगों का क्या हुआ, फाइंडिंग्स मैच हुआ विथ योर प्रेडिक्शन? बिल्कुल, हमारा मैच हो गया भाई। तो आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, जो वाटर है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सीप किसमें हो रहा है? थ्रू ग्रेवल। स्लोअर किसमें हो रहा है? सैंड में हो रहा है। और स्लोएस्ट किसमें हो रहा है? क्ले में हो रहा है, ओके? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो उनके बीच में जो उस पार्टिकल्स है, ग्रेवल पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स है और क्ले पार्टिकल्स है, उनके बीच में स्पेसेस जितना ज़्यादा होगा, जैसे कि ये आपका ग्रेवल है, ये पत्थर वगैरह है, इसके बीच में स्पेसेस बहुत सारे हैं, तो इसमें फटाक से पानी घुस के निकल जा रहा है ना? और आपका जितना ज़्यादा वाइडर होगा स्पेस, उतना जल्दी वो पानी आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है? और जितना कम इसका बीच में पार्टिकल्स में के बीच में स्पेसेस कम होंगे, उतना धीरे-धीरे जाएगा। तो स्पेस जो ग्रेवल पार्टिकल्स में थे, वो वाइडर थे एज़ कंपेयर टू सैंड एंड क्ले, और सबसे कम किसमें था? क्ले में। इसलिए इनका कैसा था, आपका जो अमाउंट ऑफ वाटर जो आपका नीचे आ रहा था, सीप हो रहा था, वो इसलिए यहाँ पे आपका ग्रेवल पार्टिकल्स में जल्दी हो रहा था, और फिर सैंड में भी थोड़ा-सा धीरे हो रहा था, और क्ले में सबसे धीरे हो रहा था। Now, hence water can seep through gravel more easily. In this way, water seeps beneath the surface of earth. इसी तरीके से water जो है seep होता है beneath the surface of earth. earth में आता है ना उसके ground पे, तो इसी तरह से जो है वो seepage होता है। तो जहाँ पे आप देखोगे पथरीला टाइप का होगा, उस जगह पे जल्दी पानी ये हो जाता है, सोख लेता है, और जहाँ पे कीचड़-कीचड़ टाइप का रहता है, ठीक है? उस जगह में पानी जल्दी सूखता नहीं है ना? तो यही रीज़न है। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू द सॉइल एंड रॉक्स इज़ कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो प्रोसेस आपका सरफेस का वाटर जो है, वो सीप हो जा रहा है थ्रू सॉइल और रॉक्स के, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं?
इनफिल्ट्रेशन। ओके, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं इसको। Water can infiltrate more readily if the spaces between soil and rock particles are wider, open and interconnected. जब आपका वाटर जो है इनफिल्ट्रेट करेगा सबसे ज्यादा कब, जब आपका सॉइल और रॉक पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, वाइड होंगे, ओपन होंगे और इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है, लाइक ग्रेवल। ओके, नाउ water that seeps through gets stored in the pores spaces of sediments and openings in the rock beneath the surface as groundwater। जो वाटर है जो सीप हो जा रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं? दे गेट स्टोर्ड इन द पोर्स स्पेसेस ऑफ सेडिमेंट्स। नीचे में आपके जो अर्थ है, अर्थ के नीचे में सेडिमेंट्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ कुछ ओपनिंग्स होते हैं, तो वहां जाके वो वाटर जो है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, और बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ग्राउंड वाटर कहते हैं। ग्राउंड वाटर का मतलब समझ में आया? ठीक है, तो यही है, होता है ग्राउंड वाटर। कहाँ पे जाके स्टोर होता है? बिटवीन द पोर स्पेसेस ऑफ सेडिमेंट्स एंड द ओपनिंग्स इन द रॉक। नाउ ये जो अंडरग्राउंड लेयर है सेडिमेंट्स का और रॉक्स का, ये क्या करता है? वाटर को स्टोर करता है इन पोर स्पेसेस, वहां पे छेद वगैरह कुछ कुछ होता है, ठीक है, उस जगह में वो वाटर को स्टोर कर लेता है। और इसी को क्या कहते हैं? एक्वीफर्स कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कह रहे हैं? वो पोर स्पेसेस को क्या कहेंगे? एक्वीफर्स कहेंगे। ये देखिए फोटो आपका फिगर। ओके, ये जो आपका वाटर आया, ठीक है, ये आपका ग्राउंड सरफेस था, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस से यहाँ पे सीप हो रहा है, तो सीप हुए ये जो वाटर आ रहा है ये क्या हो गया? आपका इनफिल्ट्रेशन हो गया। फिर आपका इन इन सब के बीच से ये निकलते हुए यहाँ पे आपके रॉक और सेडिमेंट्स हो गए, इनके बीच इनमें जो स्पेसेस हैं इनमें आके स्टोर हुआ वाटर, तो ये क्या कहलाएगा? एक्वीफर कहलाएगा। ऊपर चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा ग्राउंड वाटर क्या है, इनफिल्ट्रेशन क्या है और एक्वीफर क्या है। और दिस इज द वाटर वी एक्सट्रैक्ट बाय डिगिंग वेल्स और ड्रिलिंग बोरवेल्स इनटू एक्वीफर्स। और यही वाटर को हम लोग क्या करते हैं? जब ये देखिए कुआं है यहाँ पे बना हुआ, यही आपका इसका नीचे देखिए, ये कहाँ से आपका पानी को ला रहा है? ये सीधे ला रहा है एक्वीफर, जहाँ पे आपका एक्वीफर है, यही पानी को ये खींचकर कुआं लाता है ऊपर, या फिर आपके हैंडपंप्स वगैरह हो गए, ठीक है, ड्रिलिंग बोरवेल्स हो गए, वो सब यही एक्वीफर्स को लेकर आता है। नाउ दिस वाटर मे बी अ फ्यू मीटर्स टू हंड्रेड ऑफ मीटर्स बिलो द ग्राउंड। ये वाटर कहाँ पे कितने नीचे में रहता है? कुछ फ्यू मीटर्स में रहेंगे, कहीं पे जहाँ पे आपका पानी का सोर्स ज्यादा है वहां आपको फ्यू मीटर्स में ही आपको मिल जाएंगे, और कहीं कहीं जहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी है वहां पे आपको नीचे मिलेंगे, बिलो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स, मतलब 100 मीटर्स के नीचे मिलेंगे, ठीक है, बिलो द ग्राउंड। नाउ डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, जैसा आपका लोकेशन है उस तरह से आपको वाटर मिलेगा। जैसे राजस्थान के एरिया में, वहां पे क्या होगा? आपको पानी बहुत ही नीचे मिलेंगे, है ना? तो ये सब बात है, लोकेशन पे बेस्ड है। नाउ हाउएवर ग्राउंड वाटर इज नॉट अनलिमिटेड, लेकिन क्या बात है कि आपके जो ग्राउंड वाटर है वो अनलिमिटेड है। ऐसा क्यों भाई? इतना तो कंजर्व हो रहा है वाटर, वाटर साइकिल के थ्रू, तो ग्राउंड वाटर कैसे अनलिमिटेड है ना? तो ये हम देखते हैं कैसे अनलिमिटेड है। Not unlimited. The growing water requirements of an increasing population have led to excessive groundwater extraction। अभी का जो आपका इंक्रीज पॉपुलेशन जितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जितने ज्यादा पॉपुलेशन होंगे उतना वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा वो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम बोरवेल्स, ओके, थ्रू हैंडपंप्स और वेल्स क्या करेंगे? पानी को उतना ही ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे, जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, है ना? तो इसीलिए क्या होता है, और
और साथ ही क्या होता है, बहुत जहाँ पे पानी की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ पे अंधाधुंध पानी को निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है, तो इससे भी आपका दिक्कत होता है। वी ऑलवेज यूज्ड टू कंजर्व वाटर। ओके, नाउ एडिशनली डिक्रीज्ड वेजिटेशन कवर एंड increased concrete surface in urban areas have limited water infiltration. इसमें क्या हो रहा है, जो आपका वेजिटेशन है, पेड़-पौधा की कमी हो रही है ना धीरे-धीरे अर्बन एरियाज़ में क्या हो रहा है, पूरे घर वगैरह सब बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बन रही है, तो कंक्रीट सर्फेसेस जो है सीमेंटेड, ठीक है? वो आपके बढ़ रहे हैं और वेजिटेशन कवर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? कहाँ पे? अर्बन एरियाज़ में। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, आपका वाटर इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। मतलब जो वाटर सीप होके नीचे आता है उसी को तो इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं ना, नीचे वाला वाटर को। तो वो चीज़ आपका लिमिटेड हो जा रहा है। तो जब वाटर ही इनफिल्ट्रेशन आपका लिमिटेड है तो ग्राउंड वाटर तो आपका कम होगा ही। इसीलिए एज़ अ रिज़ल्ट ग्राउंड वाटर इज़ गेटिंग डिप्लेटेड, मतलब वो कम होता जा रहा है। ओके? To address this, rainwater harvesting and recharge pits are used to replenish groundwater. इसीलिए इसको एड्रेस करने के लिए, इसको इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, है ना? और रिचार्ज पिट्स को यूज किए जा रहे हैं ताकि ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश किया जा सके। ठीक है, चलिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है वो अगर आपको देखना है तो क्लास 8 की ब्रिज कोर्स के आपको ये देखना पड़ेगा। वाटर का आपका ये हीट एंड एयर का चैप्टर जो है आप देख लीजिएगा, उसमें आपका वाटर साइकिल दिया हुआ है और उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी शायद बताया गया है, और नहीं तो फिर नेचुरल फेनोमेना आपका जो था उसमें मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा उसमें से। Now, hence, water cycle ensures that underground groundwater sources are recharged, thereby helping to ensure a sustainable groundwater supply. Water cycle क्या इंश्योर करता है? जो ग्राउंड वाटर के सोर्सेस हैं वो दोबारा से रिचार्ज होते रहे। ठीक है, वाटर साइकिल के थ्रू जब रेन वगैरह आएगा तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर दोबारा से रिचार्ज हो जाएगा, मतलब वहां पे पानी फिर से भरेगा। ठीक है, और इस तरह से हेल्प करता है टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर सप्लाई। सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर सप्लाई होता रहे, इसी को हेल्प करता है कौन, वाटर साइकिल। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर। नेक्स्ट ये आपका लास्ट है ना? Since water scarcity makes life difficult, people have developed different ways to conserve water. जैसे कि आपको पता है वाटर का दिक्कत जो होता है, पानी की किल्लत हो जाती है, दिक्कत होती है, तो उससे क्या होता है, हमें बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए पीपल क्या करते हैं, अलग-अलग तरीके से वाटर को कंज़र्व करते हैं। जैसे कि लद्दाख के रीजन में पीपल हैव डेवलप्ड इनोवेटिव वेज टू कंज़र्व वाटर बाय मेकिंग आइस स्तूप्स। आइस स्तूप्स बनाकर वो क्या वाटर को कंज़र्व करते हैं, सबके लिए ड्यूरिंग द विंटर्स। ओके, अब आते हैं आइस स्तूप का। आइस स्तूप होता क्या है, इसके हम लोग जान लेते हैं। ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन इन लद्दाख, जब लद्दाख में स्प्रिंग सीजन होती है उस समय क्या होता है, स्ट्रीम्स ऑफन ड्राई अप, वहाँ आपका लीडिंग टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ये क्या होता है, स्प्रिंग सीजन के समय से फिर स्कैसिटी ऑफ वाटर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब पानी की कमी स्टार्ट हो जाती है। एज द हीट फ्रॉम द सन्स रेडिएशन इज नॉट एनफ टू मेल्ट द स्नो ऑन द माउंटेन्स। ठीक है, क्यों क्यों होती है स्कार्सिटी, क्योंकि जो सन के रेडिएशन होती है यानी कि हीट जो आती है उस जगह पे लद्दाख के रीजन में, तो वो इतना ज़्यादा नहीं होती है कि वो मेल्ट कर सके वहाँ के स्नो को। जो भी माउंटेन्स होते हैं ना, स्नो माउंटेन्स यहाँ पे, उसके स्नो को मेल्ट नहीं कर पाती है, तो वो वहाँ पे वाटर का स्कार्सिटी हो जाता है ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। ठीक है? नाउ ड्यूरिंग विंटर्स वाटर फ्रॉम द माउंटेन स्ट्रीम्स इज़ चैनल्ड डाउन थ्रू द अंडरग्राउंड पाइप्स। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये जो विंटर के समय क्या है, यहाँ पे अंडरग्राउंड पाइप्स बने हुए हैं। इससे वाटर जो है आपका आता है एंड देन
फिर यहाँ से आपका ऊपर इस तरह से जाता है, यहाँ पे ओपन स्पेस है, यहाँ पे आपका फाउंटेन की तरह इधर-उधर पानी चला जाता है। यहाँ पे क्या हुआ? वाटर फ्रॉम द माउंटेन स्ट्रीम इज़ चैनल्ड डाउन थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स। इस तरह से आपका वाटर आपका अंदर से नीचे आया। देन दिस वाटर इज़ देन स्प्रेड इंटू द कोल्ड एयर। यहाँ पे आपका ठंडी हवा बह रही थी, इस जगह पे स्प्रे हो रहा है और क्या हो रहा है? एज़ इट फॉल्स इट फ्रीजेज़। यहाँ जैसे ही वो निकल रहा है वो फ्रीज़ हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड थी, यहाँ पे ठंडी हवा भी थी, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होने के कारण ये फ्रीज़ हो जा रहा है। तो ये जैसे ही नीचे गिर रहा है ना पानी, तो इस तरह से जमता जा रहा है, ठीक है? तो आइस बिल्ड अप लेयर बाय लेयर। इस तरह से पानी ऊपर से गिरता जा रहा है और आइस का फॉर्म बन जा रहा है, और लेयर बाय लेयर ये इस तरह से क्या क्रिएट कर रहा है? एक टॉल कोन शेप्ड स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है ये आइस, ठीक है? और इसी को क्या कहा जाता है? आइस स्तूप कहा जाता है। ओके? और द आइस स्तूप melts slowly during spring, providing water for farming and other needs throughout the summer। और यही आइस जो है आपका, तब जब स्प्रिंग आती है, जब समर आती है, उस समय आपको यही आइस जो है गल करके, मेल्ट होकर के वाटर आपको प्रोवाइड करता है फॉर फार्मिंग, फॉर अदर नीड्स, ठीक है? जितना समर के लिए और स्प्रिंग के लिए आपको यही आइस जो है मेल्ट होकर के वाटर प्रोवाइड करता है इस एरिया में। तो इस तरह से वाटर को कंजर्व किया जाता है, ठीक है? तो ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। इसमें आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आंसर, वो वीडियो मैं आपको ला दूँगी, ओके? वो आपको अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा पढ़ के, ओके? और आपकी एग्ज़ामिनेशन यहीं सामने आ रही है, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा खुद को अच्छे से, जितना भी है थॉरोली वीडियोज़ को देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है? एक बार आप अच्छे से अगर वीडियो को देखोगे, तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। जितना भी क्वेश्चन है, वो आप ईज़िली आंसर कर सकोगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।